नमस्कार, मैं हूं अनिल कटारिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। उपचुनाव की तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है और इसी बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा के जो विधायक हैं राजेश चौधरी, उन्होंने बसपा सुप्रीमो पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती सबसे भ्रष्ट नेता है और उनको मुख्यमंत्री बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी जीवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल, जो आकाश आनंद के बहुत करीबी बताए जाते हैं और बसपा के लिए उपचुनाव में काम भी करेंगे। मंजीत नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 14 टुडे में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत जी, जिस तरह से ये बयान सामने आता है भारतीय जनता पार्टी के जो मथुरा से विधायक हैं राजेश चौधरी जी का, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी के जितने भी जो विधायक हैं वो आजकल संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, वो मनुस्मृति पढ़ रहे हैं। इसलिए उसको तहजीब और संस्कार वो जिस प्रकार से बोल गए हैं, और वो ये भी बोल गए हैं कि बीएसपी की जो सुप्रीमो है आदरणीय बहन जी, वो एक देश की बड़ी लीडर है और कभी भी बीएसपी के द्वारा, क्योंकि बीएसपी कैडराइज पार्टी है और बीएसपी के द्वारा कभी किसी पर आरोप प्रत्यारोप टिप्पणी कभी आपने नहीं देखा होगा। और ये जो टिप्पणी की गई है, तो विधायक, ये जो बीजेपी के विधायक हैं, इनको एक बार सोचना चाहिए था कि हम क्या कह रहे हैं। तो इसका बीमारी खंडन भी करती है और विरोध भी करती है, और हमें आवश्यकता पड़ी तो इस मामले में हम विधानसभा घेराव भी करेंगे लखनऊ। अखिलेश यादव ने भी मायावती के पक्ष में उतरकर मायावती को कहा कि और विधायक को भी चेतावनी दी है कि इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग बहन कुमारी मायावती के लिए नहीं करना चाहिए था। जी, देखिए, अखिलेश जी जो है, उनको मालूम है कि देश के अंदर दलित और पिछड़े केवल आज भी अछूत हैं, और उनकी, क्योंकि वो एक बार कई बार वो भुगत भी चुके हैं जिस प्रकार से सीएम हाउस खाली कराने को लेकर गंगा जल से धुलवाया गया। तो अखिलेश जी को मालूम है कि जब इतनी बड़ी नेता का अपमान किया जा सकता है, तो फिर आने वाले कल में हमारा ये एक बहुत बड़ा, हमारे लिए बड़ा अभिशाप होगा और ये बड़ी चुनौती बनेगा। तो इसलिए देश के सभी नेता समझ रहे हैं, हम लोग भी इसको बड़ी बातों की तरह समझ रहे हैं कि जो नेता हमारे, हमसे जो बड़े नेता है, जो जिन्होंने देश के अंदर एक अच्छा राजनीति की है, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लेवल के जो लोग हैं, अगर उन पर टीका टिप्पणी की जा रही है, तो इसका मतलब आने वाला कल दलित पिछड़ों के लिए बड़ा गंभीर है। तो ये बड़ा सोचने का विषय है, और हम तो कहना चाहते हैं कि अब तक जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनको अब तक इस पर कार्रवाई लेना चाहिए था, संज्ञान में लेना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब उनका, वो भी चाहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रतिक्रिया जारी रहे। तो वो खुद चाहते हैं कि दलित नेताओं का अपमानित किया जाए और चुनाव में दलितों को ये कहा जाए कि हम तो तुम्हारे हितैषी हैं और हम आपके लिए काम करेंगे, और वही चुनाव खत्म होने के बाद उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कि किस प्रकार से रोज हत्या, लूट, अपहरण, रेप रोज के लिए प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है दलित पिछड़ों पर। तो इसका ये जीता जागता प्रमाण है। तो बीजेपी इसको रोकना नहीं चाहती। बीजेपी केवल ये चाहती है कि कुछ ही लोगों के हाथों में देश और प्रदेश रहे, कुछ ही लोगों के हाथों में जो है ना सिस्टम रहे, और देश संविधान से नहीं चले, मनुस्मृति से चलो। तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा तगड़ा भ्रम है, और हमें लगता है कि अब तक बीजेपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। देखिए, जिस तरह से अब उपचुनाव भी है और ये इस तरह की बयानबाजी, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, अगर माफी नहीं मांगते तो ये बीजेपी का बयान माना जाएगा। जी, देखिए, ये सच है बात। इसमें हमने भी अपने जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी या तो कराई जाती है या फिर किस तरह देखते हैं आप? बिल्कुल, आपकी बात से हम सहमत हैं। अगर बीजेपी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी ने इस बयान को कराया गया है, बीजेपी के द्वारा ये प्रोपेगेंडा रचा गया है। तो हम सोच सकते हैं कि देखिए, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन एक तहजीब और संस्कार और जो अनुशासन होता है, एक नेता के प्रति जो एक आगे होना चाहिए, वो पार्टी को कभी नहीं बोलना चाहिए। तो एक देश के बड़े नेता को इस प्रकार से टीका टिप्पणी करना, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भ्रष्ट नेता बहन जी को बताया, तो आप ये तो देख ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधायक क्या कर रहे हैं। कन्नौज में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, आप ये देख रहे हैं। कौन भ्रष्ट है कौन नहीं, ये तो आप जानते ही हैं। और लखीमपुर में क्या हुआ, कौन भ्रष्ट है, तो ये तो जनता देख रही है कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है। अगर इस देश के अंदर अभी बीएसपी और बहुजनों की सरकार होती, तो किसानों के ऊपर जीप चढ़ाने की किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होती। सरकार
और ये जो जिस प्रकार से देश और घटनाएं हो रही है, पीएम अपने ऑफिस में 9:30 बजे उपस्थित मिलते थे, और जिस प्रकार से बेलगाम प्रशासन हो रहा है और देश का, उनको पूरी छूट दी जा रही है, पूरी छूट दी जा रही है प्रत्येक ऑफिस में बैठकर। तो ये बहुजनों की सरकार में नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बहुजन संतों महापुरुषों को हमने पढ़ा है, हमारा शासन एक फेडरलाइज होता है, और हम लोग मनुस्मृति के आधार पर सरकार नहीं चलाते, हम लोग संविधान के आधार पर सरकार चलाते हैं। इसलिए जितने भी गुंडे मवाली हैं उनको पता है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। देखिए, बात मंजित जी आप SC/ST कर रहे हैं। SC/ST को लेकर अभी हाल ही में 21 तारीख में बहुत विशाल प्रदर्शन हुआ और कई जगह छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिली। और इसी बीच एक अच्छी खबर ये भी कि पूरा दलित समाज, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, भीम आर्मी हो, या फिर मंजीत नौटियाल की भीम आर्मी जय भीम संगठन हो, वो तमाम एक मंच पर दिखाई दिए। कितना सर आप देखते हैं कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि देश के अंदर जितने भी दलित पिछड़े संगठन चल रहे हैं और दलितों की जितनी पार्टियां हैं, तो ये देखिए उनका एक संवैधानिक अधिकार है, सबको पार्टी बनाने का अधिकार है, सबको संगठन चलाने का अधिकार है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो जब पहले हम इस पर स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, जब बीजेपी का संगठन आया तो हो सकता है बजरंग दल हो सकता है, हनुमान सेना हो सकती है, करणी सेना हो सकती है, शिवसेना हो सकती है, जब बीजेपी के इतने सारे संगठन हो सकते हैं, तो फिर दलितों से संगठन दलितों से बन रहे हैं, तो उसमें फिर आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो क्योंकि दलित लोग जो है अब अधिकार मांगने लगे, कुर्सी मांगने लगे, और मान सम्मान और सम्मान की जिंदगी जीने के लिए अगर परिवर्तन, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होने वाला है। और हम इसको कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से 21 अगस्त में जो SC/ST का जो आंदोलन हुआ, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, क्योंकि हम लोग जो संगठन चला रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर और संविधान पर आधारित एक संगठन चला रहे हैं, बड़ा आंदोलन देश के अंदर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समय आपका उत्पीड़न हो, आप पर अत्याचार हो, आपके अधिकार छीने जाए, तो आप एकजुट होकर उसका मुकाबला करना, और ये हम लोगों ने भली भांति से किया। तो उसमें दलितों की, पिछड़ों की जितनी पार्टियां देश की, उन्होंने समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं सरकार को पता है कि देश में जो दलित पिछड़ा है, अपने दम पर इस देश में सिस्टम बंद करना जानता है, और संवैधानिक रूप से हमने आंदोलन किया, और सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक हमारी आवाज को पहुंचा, और देश की सरकार ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि हम क्रिमिनल लॉ को लागू नहीं करेंगे। लेकिन कहने से काम नहीं चलेगा सर, क्योंकि जब तक इसको नई सूची में नहीं डाला जाएगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इसको संज्ञान में नहीं लेंगे, और या फिर इसमें सदन बुलाकर उसको अध्यादेश पारित नहीं किया जाएगा, तो जब तक काम नहीं चलने वाला। केवल कहने से होने वाला नहीं है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो दलित पिछड़ों की लंबे समय से बात करते आ रहे हैं, लेकिन दलित पिछड़ों को मिला क्या इस देश के अंदर? इस देश के अंदर सरकार में दलित पिछड़ों को दिया क्या है? ये बड़ा समस्या है। तो इसलिए जो SC/ST का जो वर्गीकरण है उसका पूर्ण विरोध करते हुए तो इसको नई सूची में डाला देना चाहिए, सदन बुलाना चाहिए, क्योंकि उनकी तीनों सदनों में सरकार है, वो बुला सकते हैं। लेकिन वो देखना है कि आखिर वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अब दलित क्या करेंगे। लेकिन हम अपने संगठन की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर दलित पिछड़ों का आरक्षण पूरा नहीं हो तो बड़े आंदोलन की तैयारी, किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठेंगे। हम अगर संसद में बने हैं, लेकिन हमारी संसद रोड पर जारी रहेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता या फिर प्रधानमंत्री भी, अभी आपने लोकसभा से सुना होगा कि संविधान को लेकर कभी ये सिर्फ अफवाह उड़ाई गई, संविधान को लेकर कोई खतरे में नहीं, तो कोई संविधान खतरे में नहीं, इसमें कोई बदलाव किया जा रहा है। देखिए, जो व्यक्ति चुपके से SC/ST में बदलाव कर सकते हैं, और देश के अंदर सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न हो रहा है दलित पिछड़ों का हो रहा है, अल्पसंख्यक का हो रहा है, मुसलमानों को जाति के नाम पर मारा जा रहा है। तो जो SC/ST में बदलाव करना चाह रहे थे चुपके से, क्योंकि अगर आप अत्याचार और शोषण की बात करें, तो सर हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि अगर NCR का डाटा उठाकर देखा जाए, तो देश के जो बहन बेटियां और भाई और जितने भी SC/ST वर्ग है, उन पर इतना अत्याचार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश या झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे प्रदेशों में दलित पिछड़ों का जो ग्राफ है अत्याचार का, वो उफान पर है, वो आसमान छू रहा है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। तो ये एक संविधान के सामने छेड़छाड़ी तो है। अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू होता तो क्या न्याय नहीं मिलता इन लोगों को? न्याय नहीं मिल रहा। आज भी घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है और दलितों पर पेशाब किया जा रहा है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। अभी आगरा में एक दलित बेटी का रेप कर दिया गया। अभी जो है ना राजस्थान में भाई के हाथ काट दिए गए, वहां बेटी का रेप हुआ, एक सिपाही वहां पर जातिगत तालमेल से उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये जितना भी अपराध बन रहा है दलित पिछड़ों पर, ये कहीं ना कहीं संविधान को खतरा प्रदर्शित करता है। और राजस्थान के अंदर से जब तक मनों की फोटो नहीं हटेगी सर,
जब तक वहां पर समानता नहीं आएगी, वहां पर रजवाड़े लोग रहते हैं, वहां पर कई कई हजार बीघे के मालिक बने बैठे हैं लोग, उन्होंने कई कई हजार बीघे दलित पिछड़ों की जमीनों को कब्जा है। जब तक धन और धरती नहीं बटेगी, जब तक समानता और सामाजिकता समानता नहीं आएगी सर। तो इसलिए राजस्थान में बड़ा अपराध हो रहा है दलित पिछड़ों के साथ में, और इसका हम लोग एक सामाजिक परिवर्तन के लिए, आर्थिक परिवर्तन के लंबे अरसे से प्रयास कर रहे हैं। और हम जिस दिन हमारी राजस्थान में सरकार बनेगी, तो ऐसे धन्ना सेठों को, ऐसे पूंजीपतियों को, ऐसे गुंडे मवालियों का इलाज किया जाएगा, और निश्चित रूप से मनोज की फोटो वहां से हटाकर एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और देश के महापुरुषों की फोटो लगाने का काम बीमारी जैन संगठन करेगा। अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा, सभी जितने भी संगठन हैं और पार्टियां हैं, सब एक मंच पर रही। मायावती का भी आरोप है, सपा, कांग्रेस और बीजेपी, इन लोगों ने चुप्पी साधे रखी, यानी कहीं ना कहीं ये इसके समर्थन में खड़े हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब समाजवादी की सरकार थी, तो विधानसभा में जो आरक्षण का जो बिल था, वो समाजवादी सरकार में फाड़ा गया था, ये सबको याद है। और जिस प्रकार से समाजवादी सरकार में बहुजन संत महापुरुषों के नाम को बदला गया, संत रविदास नगर को बदल दिया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज जिले का नाम बदल दिया गया, अम्बेडकर जिले का नाम बदल दिया गया, तो बहुत सारे जिलों के जब नाम बदले, माधव काशीराम साहब जिले का नाम बदल दिया गया, तो इससे पता लगता है कि वो बहुजन विरोधी है, वो समाजवादी का केवल ढोंग कर रहे हैं। समाजवादी उनके अंदर नहीं है, वो तो केवल वो भी यही चाहते हैं कि देश और प्रदेश पूंजीपतियों के हाथों में रहे। और ये हम लोग कई बार देख भी चुके हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है देश के अंदर, साहब श्रीराम जी कहते थे कि आप किसी भी पार्टी का सदस्य बन जाना, लेकिन कांग्रेस पार्टी का 10 पैसे का भी सदस्य नहीं बनना आपको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी का किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस समय चुनाव लड़ रहे थे, तो इनको वहां से महाराष्ट्र में चुनाव जब नहीं लड़ने दिया गया, तो फिर ये बंगाल में चुनाव लड़े, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया बाबा साहब की नीतियों का, तो महात्मा गांधी जी ने किया। इसको आप इतिहास में भी जानते हैं। तो गांधी एंड कंपनी तो हमारी वैसे ही बहुजनों के खिलाफ रही है, तो ये तो ये चाहते हैं कि कुछ धन्ना पार्टी का मालिक रहे, इनको दलित पिछड़ों को अधिकार न मिले, केवल मशीनों में अंगूठे लगाते रहे और अपने घर जाते रहे, और उनको राशन हम 2 देड़ी या 10 किलो 5 किलो राशन देकर इनका पेट पालते रहे। ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं। तो अब ये नहीं चलने वाला, अब हमें कुर्सी चाहिए। दलित सिर्फ दलित ही बना रहे, वो सिर्फ वहीं तक रहे, गांव तक रहे, घर बाहर निकल कर ना आए। ये लोग यही चाहते हैं कि दलित केवल मजदूर रहे, केवल सफाई कर्मचारी का काम करे, वो गटर में भरने के लिए मजबूर रहे, वो डीएम एसएसपी और डीएम कलेक्टर एमपी एमएलए ना बने। ये कांग्रेस की पहले से मानसिकता रही है सर। तो इसका आने वाले समय में हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि बदलाव करेंगे। जी, एक सवाल है, मायावती लगातार करती रही है और उनका आरोप भी है कि जातीय जनगणना पर लगातार वो कांग्रेस की जब सरकार रही है उस समय पर भी उन्होंने जातीय जनगणना की बात की, और अब बीजेपी की सरकार है, अब भी जातीय जनगणना की बात कर रही है। देखिए, जातीय जनगणना अगर ये कराना चाहते, तो जातीय जनगणना अगर कराने के मूड में होते, तो क्या कांग्रेस की अभी अब तक किसकी सरकार आजादी के बाद सबसे ज्यादा पीरियड केंद्र में अगर आया तो कांग्रेस पार्टी का रहा है। अभी जातीय जनगणना की इनको तो याद आ रही है, क्योंकि देश का दलित और पिछड़ा जा चुका है। वो अत्याचार नहीं करेगा। अब देश का दलित पिछड़ा जा चुका है, वो चाहता है कि अब ये बताया जाए कि कितना प्रतिशत हमें लोकतंत्र के चारों स्तंभों में भागीदारी मिल रही है सर। अब वो ये जानना चाहता है। अब वो चाहता है कि सरकार इसका डाटा सार्वजनिक करे कि हमें न्यायपालिका में, कार्यपालिका में और विधायिका में हमें कितना अधिकार मिल रहा है, वो उसका डाटा सार्वजनिक किया जाए। जब कांग्रेस की सरकार थी, अब जातीय जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं लागू किया? हाँ, ये बड़ा सवाल है। जब कांग्रेस की सरकार रही है तो उन्होंने उनको ये जातीय जनगणना करानी चाहिए थी, पूर्ण रूप से लागू आरक्षण कराना चाहिए था। केंद्र में उनकी सरकार रही आजादी के बाद में, तो ये तो केवल वो बोली देना चाहते हैं, दलित पिछड़ों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, साथ काशीराम जी कहा करते थे बड़े बड़े मंचों से कि अगर बीजेपी सांपनाथ है तो कांग्रेस नाथ है। तो ये मोती के दोनों भाई हैं, ये दोनों दलित पिछड़ों के विरोधी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दलित पिछड़ा, देश का दलित पिछड़ा मुसलमान वो अधिकार लेना चाहता है और इस अत्याचार से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो बीमारी जन संगठन से बड़े पैमाने पर जुड़ने की आवश्यकता है। कि हम लोग बदलाव के लिए देश में बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, बड़ा एक मैप बना रहे हैं, तो हम लोग लड़ने के लिए और गांव जाकर इस देश के अंदर दलित पिछड़ों का अधिकार दिलाने के लिए अग्रसर है।
मंजीत जी, एक अफवाह बहुत चल रही है बसपा जी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ कि मायावती अब राजनीति से संन्यास लेने जा रही है, उनको राष्ट्रपति जी, बना दिया है। आज मैं कह देना चाहता हूँ क्योंकि दिल में बड़ी पीड़ा है कि बसपा के लोग बहन जी को इतना बड़े पैमाने पर गुमराह कर रहे हैं। बसपा के लोग बहन जी को इतनी झूठी रिपोर्ट पेश करते हैं और इसका शायद आनंद जी को पता है। अगर हमारा घर लूटा जा रहा है और हमें पता है कि हमारा घर लूटा है तो अगर हम उसको बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो घर लुटवाने के जिम्मेदार हम भी दोषी हैं। तो और जिस प्रकार से बसपा के जो नेता है, जो कोऑर्डिनेटर, जो प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष है, वो इतने बड़े पैमाने पर धांधली कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर जो है ना वोट की तोड़ मोड़ करके एक मंडी का भाव लगाया जा रहा है बसपा के अंदर। प्रदेश के लोग, प्रदेश के कोऑर्डिनेटर, प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष बसपा के वोट बैंक को, और जब चुनाव आता है तो इनकी बाहर आती है, इनकी इतने बड़े पैमाने पर बाहर आती है कि ये धन इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं कि इन्होंने दलित समाज का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बहुजन समाज का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। और इसके जिम्मेदार बसपा के बड़े नेता हैं। देखिए, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, अगर हमारा घर लुट रहा है और वो राष्ट्रीय नेता और बड़े नेता को उसको नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसकी दोषी हम भी हैं। जिस प्रकार से वोट बैंक को लेकर और जिस प्रकार से जब टिकट होता है तो एक मंडी लगाई जा रही है, मंडी की तरह टिकट को बेचा जा रहा है। भाई, जितने युवा है बहुजन समाज के अंदर, आप उनको जिम्मेदारी क्यों नहीं देना चाहते? आप उनको क्यों आगे नहीं बढ़ाना चाहते? वो काम करना चाहते हैं। तो अगर एक ही व्यक्ति को बसपा का मालिक बनाकर रखना चाहते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि बहुजन समाज परिवर्तन है, तो ये स्पष्ट होता है कि आप ही परिवर्तन नहीं चाहते हैं। समाज का युवा तो काम करना चाहता है, समाज का युवा तो चाहता है कि परिवर्तन हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि समाज को पता लगना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। हम इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं, कि आखिर बहुजन समाज पार्टी में बदलाव आए, हम बहुजन समाज की सरकार बनाए, बहुजन समाज पार्टी सरकार में बैठे, लेकिन यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश के लोग ये कहते हैं कि बहन जी का आदेश सर्वोपरि है, बहन जी ने अभी कुछ नहीं निर्णय लिया है। भाई, निर्णय कब लेंगे? अब तो एक भी सांसद नहीं बचा, अब तो एक भी विधायक नहीं है, अब कब निर्णय लेंगे? तो ये जिस प्रकार से दलित, पिछड़ों और मुसलमानों का जो बहुजन मूवमेंट साहब राम जी ने चलाया था, इसके साथ में जो बहुत बड़े पैमाने पर जो धोखा किया जा रहा है और वो बंदूक चल रही है बड़े पैमाने पर, इसको बहुजन समाज कब्जेगा नहीं। देखो, एक बात है, बीमार में एक खासियत है, हमारी एक खासियत है कि अगर भाई गलत है तो भाई को गलत कहने का दम रखती है बीमार भी। और अगर कोई व्यक्ति बहुजन समाज में समाज को धोखा दे रहा है तो उसको गद्दार कहने का दम रखती है बीमार भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बसपा के छोटे नेता है, प्रदेश लेवल के नेता है, हम आदरणीय बहन जी से भी अपील करना चाहते हैं, वो हमारे सर्वमान्य नेता है और हम उनका आदर सत्कार मारते दम तक करते रहेंगे कि उनको इस पर बदल निर्णय लेना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि आखिर परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है। जब इतना बड़े पैमाने पर बड़ा समाज आपके साथ खड़ा है पार्टी के, तो पिछड़ा समाज क्यों नाराज है? मुस्लिम क्यों नाराज है? आखिर जमीन पर जाकर देखना चाहिए। मुस्लिम तो चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। उसने तो अब की बात मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि हमने मजबूरन दूसरी पार्टी को वोट देना पड़ा, जब बहुजन समाज पार्टी ने हमें कोई रास्ता नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं दिया बहुजन समाज पार्टी ने। पिछड़े समाज के लोग जो बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अपने वक्तव्य में खुद कहते हैं कि हमें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, हमें सम्मान नहीं दिया जा रहा है बहुजन मूवमेंट में, लेकिन हमारे ब्लड में दलित पिछड़े कहते हैं कि हमारे ब्लड में भी नीला खून है। तो इसका बड़ा बलिदान क्या हो सकता है सर? तो लेकिन उनको जब रास्ता नहीं मिल रहा है और उनको पार्टी में नहीं रखा जा रहा है, तो इसका मतलब पार्टी के नेता ही चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार न मिले। लेकिन हमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा और कुछ ना कुछ रास्ता निकालकर बहुजन समाज को ताकत बनाना होगा। और ज्यादा देर किसी का भरोसा नहीं रह सकता बहुजन समाज, और युवा को बिल्कुल भरोसा नहीं रहने वाला। तो इसलिए मैं बंदा की आदरणीय बहन जी से अपील करता हूँ, बहन जी आप लोग परिवर्तन कीजिए आपके साथ में। आपको ये केवल गुमराह के सिवाय कुछ नहीं कर रहे और ये केवल ये जब कोई घटना होती है कि ये वहां पर जाकर भी नहीं देखते। जिस वोट बैंक पर बसपा पार्टी चलती है, जब दलितों को गोली लगती है, पिछड़ों को गोली लगती है, उनकी बहन बेटे पर रेप होता है, ये नेता वहां पर जाते भी नहीं है क्योंकि इनको एसी में रहने की आदत हो गई है। जब आपकी पार्टी दलित पिछड़ों के वोट बैंक पर चल रही है तो उनके जगहों पर मरहम कौन लगाएगा? कौन उनकी बात को सुनेगा? तो ये जिस प्रकार से बड़ा वोट बैंक चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आपने इस चुनाव में लोकसभा में देखा, दलित पिछड़ों ने पूरा जो है गठबंधन को वोट चला गया। तो ये एक दलित पिछड़ों की नाराजगी थी और ये नाराजगी अब बढ़ने वाली है। अगर बहुजन समाज पार्टी बदलाव नहीं करेगी तो ये बड़े पैमाने पर नाराजगी बढ़ने वाली है।
मंजीत जी, एक आखिरी सवाल आपसे। अब उपचुनाव है और मंजीत नौटियाल कितने तैयार है? बसपा की तरफ से आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुजन समाज पार्टी में काफी लोगों से मैंने वार्ता की और मैं लगातार प्रयासरत रहा और मुझे आश्वासन दिया गया। मैंने सभी नेताओं को ये कहा, आदरणीय बहन जी से भी मैंने यही कहा, मैंने कहा बहन जी आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक समर्पित कार्यकर्ता होगा कि इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, हम इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाकर सब चीजों को बढ़ाएंगे। लेकिन वहां बहन जी ने मुझे आशीर्वाद भी दिया और कहा कि भाई आप पार्टी को मजबूत करो। लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार से एक बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ में और मेरा टिकट काट दिया गया, कुछ लोग आरोप है कि टिकट के लिए आप पार्टी नहीं छोड़ सकते। मैं उनके बात का सम्मान करता हूँ और मैंने नहीं छोड़ा। मैं अब भी बसपा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी के टिकट कटने के बाद भी मैं निस्वार्थ भाव से पूरा बीमार नहीं जैन संगठन काम कर रहा है। लेकिन अब बदलाव की जरूरत है। अब देश का युवा, देश का बहुजन समाज बदलाव चाहता है और बहन जी ने जो मुझे आश्वासन दिया मैं तो उस पर काम कर रहा हूँ। जो बहन जी ने आदेश किया उस पर मैं बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बना के उस पर सब चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो क्षेत्रों में जो बंदरगाह की जा रही है, समाज का बेड़ा गर्क करके रख दिया है इन लोगों ने, समाज को धरती का उतार दिया है, समाज के इस नाम पे बदनाम कर दिया कि पार्टी जो है ना टिकट बेचती है। ये कब तक झेलेगा बहुजन समाज? कब तक हम इंतजार करें कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सरकार में आएंगे? कब तक हम इस बात का इंतजार करें कि ये नेता जब हमें कहेंगे अंदर कर देंगे, जब चाहेंगे बाहर करेंगे? अब बहुजन समाज किसी के बाप की बकौती नहीं है सर। वो अब बाबा साहब को पा चुका है। वो सम्मान चाहता है, वो चाहता है कि काम किया जाए और आगे बढ़ा जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी युवाओं को नहीं लेना चाहती। कहाँ युवा लगाए बताओ मुझे? कोई युवा को नहीं पूछते, ना उनको लगाने को तैयार है। केवल तो पुराने जो भिड़े थे नेताओं से काम चलने वाला नहीं है। अब ऐसे नेताओं को क्षेत्र में आना होगा जब दलित पिछड़ों के साथ में कोई हत्या होती है, उनको उत्पीड़न होता है, तो रोड पर निकलकर उनकी लड़ाई को लड़े, पार्टी के माध्यम से संवैधानिक रूप से उनकी बात को उठाए, उनके बीच में जाए, मुस्लिमों के बीच में जाए, आखिर उनकी जरूरतें क्या है, वो क्या करते हैं, पार्टी उस पर फिर अपनी भूमिका बनाए, रणनीति बनाकर तैयार करे, फिर चुनाव लड़ा जाए। इस तरह सरकार आती है और घर में बैठे सरकार नहीं आने वाली। और बहुत सारी चीजें हैं सर, ये अब अगर सुधार होगा तो ठीक है, वरना बहुजन समाज एक नई राह देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी आपका, आपने विभाग से अपनी जी। बात रखी। इस वीडियो में आपकी क्या जी। राय है आप भी कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।